स्टार्ट करेंगे यूपी फॉरेस्ट गार्ड जो रिक्वायरमेंट 2023 आया था उसके बारे में पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करके थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप ये सारे सिलेबस ये पूरा सिलेबस है नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व, इसी तरह ये पूरे सारे सिलेबस है। और ये पूरा हमारा जो नोट्स है टोटल ये जो नोट्स हमने बनाया है लगभग 300 पेज का है। बस सारा पूरा ये 300 पेज का जो नोट्स है इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने में बहुत सारे एक बार में तो कवर हो नहीं जाएगा, इसलिए धीरे धीरे पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। और देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला नेशनल टॉपिक है नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क। दुनिया का पहला नेशनल पार्क अमेरिका के यूरो नेशनल पार्क 1872 को बताया जाता है, यानी कि जो पहला नेशनल पार्क है वो 1872 में बनाया गया था। और कहाँ पे है तो अमेरिका में है। कहाँ पे है ये अमेरिका में है और इसको यूरो नेशनल पार्क बोला जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है। हेली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना कब की गई थी 1936 में की गई थी। कब की गई थी 1936 में। इसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उनसे जाना जाता है, यानी कि अब इसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जीवमंडल आगार का गठन। अगर पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जीवमंडल आगार है, इसका गठन किसके अनुसार होता है तो इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी 1996 में। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में फूलों की घाटी क्या है। चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। अगर पूछा जाए कि जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है तो ये चमोली जिले में। कहाँ पे है चमोली जिले में। और फिर ये अगर पूछा जाए कि ये किस कटिबंध में तो ये शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है या अपने अल्पाइन फूलों एवं घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अपने अल्पाइन फूलों एवं घास के मैदानों के लिए जाना जाता है जो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है तो कौन सा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है चमोली जिले। 1972 का अधिनियम नेशनल पार्क घोषित करने के शक्ति राज्य को देता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में नेशनल पार्क घोषित करने का अधिकार किसके पास है या किसके अनुसार नेशनल पार्क घोषित किया जाता है तो अधिकार तो राज्य और केंद्र के दोनों के पास है, पर यह 1972 के अधिनियम के अनुसार इसको घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क में स्थानीय लोगों का जीवभार यानी जो स्थानीय लोग होते हैं स्थानीय लोगों को जो बायोमास एकत्रित व उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यानी जो भी बायोमास यानी जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो भी चीज़ें निकलती हैं जैसे वन उपज है उन वन उपजों को और भी जितने भी बायोमास हैं उनको एकत्र करने का अधिकार लोगों को नहीं होता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन IAS में या PCS से पूछा गया था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है इसको नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। ये पूरा क्वेश्चन था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। ये पूरा क्वेश्चन था। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, ये भी क्वेश्चन में था। पर उसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या था कि इस उद्यान की जलवायु कहाँ से कहाँ तक है, उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण या फिर उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक या फिर सिर्फ था शीतोष्ण और आर्कटिक तक।
तो इसमें ऑप्शन जो था कि उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में गठित किया गया था। उसके बाद 1972 का अधिनियम नेशनल पार्क घोषित करने की शर्त राज्य को देता है। यानी जो 1972 का अधिनियम है, ये नेशनल पार्क घोषित करने की शर्त किसको देता है? राज्य को देता है। राष्ट्रीय पार्क में स्थानीय लोगों का जीव भार ये तो हो गया। उसके बाद फावंग हुई राष्ट्रीय उद्यान जिसे नीला पर्वत कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आएगा कि फावंग हुई राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? तो फावंग हुई राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत कहते हैं। और यह किस राज्य में? तो यह मिजोरम राज्य में। और फिर भारत की लोसाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये फावंग हुई राष्ट्रीय उद्यान है, यह जिसे नीला पर्वत कहते हैं। ये मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगर पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इस उद्यान में रामगंगा नदी होकर बहती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी होकर बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अब पूछा जाए कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान से कुंती भूषा नदी और मतलब इस उद्यान से कौन सी नदी बहती है? किस उद्यान से? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कुंती भूषा नदी। और काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगर पूछा जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इन उद्यानों में मतलब कौन से उद्यान? राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार, वन की कटाई और अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। ये क्षेत्र पर्यटन के लिए भी खुले हैं, जिससे लोग प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें। मतलब कि इन उद्यानों में शिकार करना, वन की कटाई करना, अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। किन उद्यानों में? राष्ट्रीय उद्यान। ये क्षेत्र पर्यटन के लिए खुले होते हैं, जिससे लोग प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में 100 या अभी मतलब आज के डेट तक 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, तो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 1.35% है। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य, जो राष्ट्रीय उद्यान है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। मतलब जो ये वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा देना। और क्या करना है? जैव विविधता को बढ़ावा देना है। जैव विविधता को बढ़ावा देना क्या करना? जैव विविधता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है या फिर इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय उद्यानों का। तो राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा देना है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र, मतलब जो भारत है इसमें राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। यानी कि यहाँ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया जा सकता है। वन्य जीवन और जैव विविधता में जो वन्य जीवन है यानी जो
फाउना है और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों का बड़ी ही सख्ती से संरक्षण किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बड़ी सख्ती से संरक्षण होता है। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी ही सख्ती से संरक्षण होता है और फिर ताकि मानव सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। जैसे कि ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण या जानवरों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे औद्योगिक गतिविधियां, शिकार, अवैध शिकार और खेती, इन क्षेत्रों में सख्त वर्जित है। मतलब इन क्षेत्रों में क्या क्या वर्जित है, जैसे औद्योगिक गतिविधियां, शिकार, अवैध शिकार और खेती, इन क्षेत्रों में क्या होती है, वर्जित होती है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके जो सीमा है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित है और इन संरक्षित क्षेत्रों के भीतर किसी भी निजी गतिविधि की अनुमति नहीं है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जानवरों को प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके उनके संरक्षण के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जहाँ पे वो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे जो जानवर हैं, जो मांसाहारी हैं, उनको शिकार भी चाहिए और मांस खाने के लिए तो उनको शिकार भी प्रदान किया जाता है, जिससे वो संरक्षित रहें और जीवित रहें। विकासात्मक गतिविधियाँ, जहाँ पे जो मतलब वहाँ पे विकासात्मक गतिविधि जो है, औद्योगिक गतिविधि है, वानिकी, अवैध शिकार और खेती जैसी मानव जनित गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पे इन सारों की अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित है। जो ये तो हो गया कि जो राष्ट्रीय उद्यान उनकी सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित है और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधि की क्या नहीं होती, गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो अभयारण्य जो होते हैं की तुलना में अधिक प्रतिबंधित होते हैं। इनकी सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनकी सीमाएं क्या होती हैं, निश्चित और परिभाषित होती हैं और यहाँ पे निजी गतिविधि की अनुमति नहीं होती है और अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध अब राष्ट्रीय अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में होता है। यहाँ किसी भी मानवीय गतिविधियों की इजाजत नहीं है। अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, मतलब कि उन्हें अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता जो राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा घोषित किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनको केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा दोनों द्वारा घोषित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN मतलब IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई। याद रखना कि जो IUCN की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और जो राष्ट्रीय उद्यान है ये IUCN जो IUCN ये किस श्रेणी मतलब इसके श्रेणी है सारी, तो वो श्रेणी के द्वितीय संरक्षित क्षेत्र है। मतलब कि कौन से श्रेणी में आती है राष्ट्रीय उद्यान द्वितीय श्रेणी में आती है। संरक्षित क्षेत्र भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला नेशनल पार्क था इसे कब बनाया गया था? 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। 1970 तक अगर पूछा जाए तो 1970 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? तो 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में भारत में संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया।
यानी कि जो भारत में 1972 में अगर पूछा जाए तो 1952 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में। ये तो ऐसे है कि जून 2021 तक 106 राष्ट्रीय उद्यान थे, तो यहाँ पे 40,000 और वहाँ पे 44,000 था, यानी 44,000 वहाँ पे था, यहाँ पे 40,000 है। 40,000 कुछ किलोमीटर वर्ग, तो वहाँ पे 44,107 हो गया, तो 44,000 कुछ किलोमीटर हो गया। ये 1.33% है भारत का, और अब 107 हो गया, तो 1.35% हो गया। मुख्य वन्यजीव वार्डन, ये याद रखना है कि जो मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है वह प्राधिकारी होता है। क्या होता है? प्राधिकारी होगा, जो सभी संरक्षित या सभी संरक्षित क्षेत्रों का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव करेगा। मतलब कि सभी जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनका नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव करेगा। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा, यानी जो राज्य सरकार होती है उसके द्वारा संरक्षित क्षेत्र कैसे, संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा कैसे की जाती है? तो प्रारंभिक अधिसूचना होता है, फिर अंतिम अधिसूचना होता है। प्रारंभिक अधिसूचना क्या होता है? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन के भीतर या बाहर किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है, यदि वह मानती है कि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव जंतु, पुष्प, भूवाग्र विज्ञान, प्राकृतिक है, वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से प्राणी शास्त्रीय महत्व का है, तो वो प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है। अंतिम अधिसूचना क्या होता है? प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने और दावों को प्राथमिकता देने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार उस क्षेत्र की सीमा निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसे अभ्यारण्य के भीतर शामिल किया जा सकता है और घोषित किया जा सकता है कि उक्त क्षेत्र एक अभ्यारण्य या राष्ट्रीय है। क्या है? एक उक्त अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित, केंद्र सरकार द्वारा कैसे घोषित किया जाता है? तो केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि वन्य जीवन या इसके संरक्षण, प्रसार या विकास के उद्देश्य से क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव जंतु, पुष्प, भूआवृत विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी शास्त्रीय महत्व का है। भारत का सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है। और कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और फिर पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो सभी जानते हैं कि केईबुल या केबुल इसको कहते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। इसको केबुल भी कहते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश। अब एक एक राज्य के हम देखेंगे, मतलब कौन से राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से। इसके लिए हम लोग दूसरा पार्ट लेके आएंगे और अच्छा लगेगा, या फिर एक राज्य भी हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक राज्य अलग अलग करके एक वीडियो में 10-12 राज्य ले लेंगे, तो लगभग 5-6, हाँ तो 3-4 वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखो जैसे हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जैसे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश हिम और यानी हिमाचल है एक तरीके से हिम कहाँ रहता है? हिमालय पे रहता है। किसी हिम क्या होता है? बहुत बड़े बड़े ग्रेट, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सबको पता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। फिर या फिर
हिमाचल पे बारिश करते हैं एक तरीके से याद रखना कि हिमाचल पे बारिश कौन करता है, इंद्र, तो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा वो कहाँ से निकलती है, हिमाचल से निकलता है। एक तरीके से याद रखना कि जो खीर गंगा है वो हिमाचल से निकलती है, खीर गंगा हिमाचल राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में सिंबलवाड़ा, ये याद रखना कि सिंबलवाड़ा जो सिंबल है किसका सिंबल है, हिमाचल का सिंबल है। तो सिंबल कैसा, हिमाचल में सिंबल है किसका, ग्रेट हिमालय, तो सिंबलवाड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, अगर ये इस तरीके से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो 2014 में से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कुल्लू जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये तो कुल्लू जिले में, कौन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, यह हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यह लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है, किस जिले में, लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में, यानी कि इंद्र किला कहाँ है, कुल्लू जिले में। खीर गंगा, ये भी कुल्लू जिले में। सिंबलवाड़ा, यह राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर जिले में, इसे 1958 में स्थापित किया गया था। इतना डीप तो पूछे नहीं, पर मगर ध्यान रखना है कि जो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है 1958 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो इसके वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग अगले में इसको कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा सा हाथी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भारतीय हाथी है इसका मतलब कि वैज्ञानिक नाम एलेफस मैक्सिमस, मतलब भारतीय हाथी एलेफस मैक्सिमस, याद रखना कि भारतीय हाथी एलेफस मैक्सिमस। एशियाई महाद्वीप पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर हाथी। फिर हाथियों की अधिकतम आबादी वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, पहले सबसे 2017 के अनुसार है कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। अगर पहले इतना ही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा भारत हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में, और भी पूछ सकता है तो दूसरे नंबर पर असम। सामाजिक संरचना कैसी है, तो नर की तुलना में मादा अधिक सामाजिक होती है, यानी जो हाथी होते हैं वो नर की तुलना में मादा अधिक सामाजिक होती है, जो कि झुंड में आमतौर पर 5 से 7 रहती है। ये भी पूछ सकता है कि हाथी के झुंड में कितने रहते हैं, तो हाथी के झुंड में 5 से 7 हाथी रहते हैं, यानी 5 से लेकर 7 तक हाथी एक झुंड में होते हैं। जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा हाथी करती है। ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब कि हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करता है, नर हाथी, मादा हाथी, दोनों, या युवा हाथी, तो जिसका नेतृत्व बुजुर्ग मादा हाथी, युवा हाथी नहीं, बुजुर्ग मादा हाथी। नर आमतौर पर अकेले रहते हैं। ये भी पूछ सकते, मतलब ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हाथी मतलब बन सकता है कि हाथी में नर हाथी कैसे कहाँ रहता है, झुंड में रहता है या बाहर रहता है, तो बाहर रहता है और अकेले रहता है। इसके प्रमुख खतरे क्या हैं हाथी के, तो घटते आवास, हाथी दांत के लिए अवैध शिकार, मानव हाथी संघर्ष, पालन में दुर्व्यवहार। संरक्षण के प्रयास, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। गज सूचना ऐप कब चालू किया गया, तो गज सूचना ऐप 2022 में चालू किया गया। गज यात्रा कब चालू किया गया, तो गज यात्रा 2017 में चालू किया गया। हाथी मेरे साथी अभियान कब चालू किया गया, 2011 में। राष्ट्रीय गलियारा परियोजना कब शुरू किया गया, 2005 में। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी माइक कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2003 में। ये इम्पोर्टेंट है कि माइक कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2003 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया, 1992 में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा मैटर अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा अच्छा लगा हो, मैं जानता हूँ कि उतना अच्छा नहीं है, मगर उतना अच्छा मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा दे रहा हूँ। मगर अगर आपके लिए या फिर अन्य कोचिंग के
उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और पूरा सिलेबस है, ये याद रखना कि ये पूरा सिलेबस है 225 पेज का, ये 225 में 300 टोटल लगभग पेज की, तो इनका पूरा आप समग्र अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।